नमस्कार। चार्ट मास्टर बीएन में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प कोने की चीर-फाड़ करने वाले हैं। वो कोना जहां सबसे ज्यादा एक्शन होता है, डेरिवेटिव्स, और उसमें भी खासकर वीकली ऑप्शंस। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ लेख हैं जो इशारा कर रहे हैं कि रेगुलेटर यानी सेबी शायद इन वीकली एक्सपायरीज को मतलब बंद करने का मन बना रहे। तो आज हम यही समझेंगे कि भाई ये नौबत आई क्यों, कहाँ से शुरू हुई ये वीकली एक्सपायरी की कहानी। अगर ये बंद होती हैं तो बाजार पर, ट्रेडर्स पर, हम सब पर क्या असर पड़ेगा और आगे क्या हो सकता है, खासकर उनके लिए जो बाजार की नब्ज, चार्ट्स की चाल को रोज पढ़ते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि रेगुलेशन का एक बड़ा कदम उनके एनालिसिस और स्ट्रैटेजीज को कैसे उलट-पुलट कर सकता है। तो चलिए गोता लगाते हैं इस पूरे मामले में। और बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव हो सकता है, शायद 2000 में जब डेरिवेटिव्स शुरू हुए थे उसके बाद सबसे बड़ा। देखिए, हमारे सूत्रों और जो एनालिसिस हैं उसके मुताबिक सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड काफ़ी गंभीरता से सोच रहा है वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी को ख़त्म करने के बारे में। इसे शायद मंथली या फिर हर 15 दिन मतलब द्विमासिक उस प्रणाली से बदला जा सकता है। अनुमान यह है कि अगले 12 से 18 महीनों में ऐसा होने की संभावना आप कह सकते हैं 60-70% तक है। और अगर ताज़ा घटनाक्रम देखें तो 12 सितंबर 2025 को सेबी की बोर्ड मीटिंग हुई थी। उसमें लंबी अवधि के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर चर्चा हुई। ये इसी दिशा में एक संकेत है। उम्मीद है कि स्टॉक एक्सचेंजों, एनएससी और बीएसई के साथ बातचीत जल्द शुरू होगी और शायद अगले महीने तक एक फॉर्मल कंसल्टेशन पेपर भी आ जाए जिसमें वीकली से मंथली एक्सपायरी में जाने का पूरा प्लान हो सकता है। आपको याद होगा सितंबर 2025 में जब ये खबर पहली बार फैली थी। हाँ, तब तो मार्केट गिरा था, बीएसई का शेयर गिरा था। जी बिल्कुल, बीएसई के शेयर 4% से ज्यादा और एंजल वन जैसे ब्रोकरेज स्टॉक्स 5% तक गिर गए थे। बाजार की चिंता तो साफ दिख रही थी उस वक्त। अच्छा, तो ये वीकली ऑप्शंस का चक्कर शुरू कैसे हुआ था? मतलब हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? क्या ये हमेशा से थे मार्केट में? नहीं, हमेशा से नहीं थे। भारत में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग की कहानी तो शुरू होती है जून 2000 में। तब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी पर निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स आए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएसई पर सेंसेक्स फ्यूचर्स। शुरुआत में ये सब महीने में एक बार एक्सपायर होते थे, मतलब मंथली एक्सपायरी महीने के आखिरी गुरुवार को। फिर आया एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ 13 सितंबर 2004। बीएसई ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया था। अच्छा, क्या किया था? उन्होंने वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर दिए। सोचिए, ये एक ग्लोबल इनोवेशन था भारत की तरफ से। ये कुछ बड़े स्टॉक्स जैसे रिलायंस, सत्यम कंप्यूटर्स, एसबीआई, टिस्को जो अब टाटा स्टील है, और सेंसेक्स इंडेक्स पर थे। कमाल है, यानी भारत इस मामले में दुनिया से आगे था। ये बात तो शायद बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, भारत ने शॉर्ट टर्म डेरिवेटिव्स में दुनिया को रास्ता दिखाया, वो भी तब जब अमेरिका जैसे बड़े बाजार इस बारे में शायद सोच ही रहे थे। लेकिन असली धमाका, असली क्रांति हुई 2016 से 2019 के बीच। मई 2016 में एनएसई ने सेबी से हरी झंडी मिलने के बाद बैंक निफ्टी पर वीकली ऑप्शंस लॉन्च किए, हर गुरुवार एक्सपायर होने वाले, और वो रातों रात हिट हो गए, जबरदस्त हिट। और फिर निफ्टी 50 की बारी आई। सही पकड़ा, दिसंबर 2018 में एनएसई को निफ्टी 50 पर भी वीकली ऑप्शंस की इजाजत मिली। अच्छा, तो 2018 के एंड में? जी बिल्कुल, 2018 एंड में इजाजत मिली और फिर फरवरी 2019 में वो लॉन्च हो गए। बस इसके बाद तो जैसे वीकली ऑप्शंस का पूरा इकोसिस्टम ही तैयार हो गया। और वॉल्यूम, मैंने सुना है कि वॉल्यूम में तो जैसे सुनामी आ गई इसके बाद। सुनामी कहना शायद गलत नहीं होगा। 2019 से 2024 सिर्फ इन 5 सालों में डेरिवेटिव्स का कुल वॉल्यूम 40 गुना बढ़ गया। 40 गुना? 40 गुना, बाप रे। हाँ, सोचिए कितना बड़ा उछाल है। और एक टाइम पे तो ऐसा था कि सिर्फ बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शंस अकेले ही समझ लीजिए 33% वॉल्यूम था, कुल ऑप्शंस का 1/3, और सारे वीकली ऑप्शंस मिलाकर डेरिवेटिव्स वॉल्यूम का करीब 35-40% हिस्सा बन गए। 2024 आते आते भारत वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा ऑप्शंस मार्केट बन गया। दुनिया का सबसे बड़ा, अमेरिका से भी आगे? हाँ, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। इसमें कोविड-19 महामारी जो थी 2020-21 वाली, उसने भी एक तरह से कैटलिस्ट का काम किया। लाखों नए निवेशक घर बैठे ट्रेडिंग करने लगे और वीकली ऑप्शंस का जैसे एक नशा सा छा गया मार्केट में। तो जब ये सब शुरू हुआ तब तो सेबी ने इसे बढ़ावा दिया होगा, है ना? इसे फाइनेंशियल मार्केट के विकास की तरह देखा होगा। फिर अचानक ये चिंताएं कहाँ से आ गईं?
ये सोच में बदलाव क्यों आया? आपका सवाल बिल्कुल सही है। शुरुआत में ऐसा ही था। 1996 से 2000 के बीच वो एलसी गुप्ता और जेआर वर्मा कमिटीज थीं। उन्होंने पूरा रेगुलेटरी ढांचा बनाया था। डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटीज का दर्जा मिला, रिस्क मैनेजमेंट के नियम बने। 2000 से करीब 2015 तक सेबी का रवैया मार्केट डेवलपमेंट और नए प्रोडक्ट्स को एंकरेज करने वाला था। इन्हें रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम कम करने का एक जरूरी टूल माना जाता था। लेकिन 2016 के बाद और खासकर 2019 से जब वीकली ऑप्शंस का वॉल्यूम एकदम रॉकेट की तरह उड़ा, तब सेबी की चिंता की घंटियां बजने लगी। कारण क्या थे? कई कारण थे। एक, रिटेल निवेशकों की भारी भीड़ जो शायद बिना जोखिम समझे इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स में कूद पड़े थे। 2, सट्टेबाजी का माहौल बनना। हेजिंग के लिए बने ये प्रोडक्ट्स ज्यादातर सट्टे के लिए इस्तेमाल होने लगे, ऐसा सेबी को लगा। 3, एक्सपायरी वाले दिनों में बाजार में बड़ी उथल-पुथल और हेरफेर की आशंका। और सबसे बड़ी चिंता, जिससे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखा गया, वो बचत वाली बात। जी हाँ, कि घरों की बचत जो शायद फिक्स डिपॉजिट या म्यूचुअल फंड में जानी चाहिए थी, वो इस बेहद जोखिम भरे सेगमेंट में आकर डूब रही हैं। ये एक बड़ी चिंता बन गई। और फिर सेबी ने एक्शन लेना शुरू किया। पिछले 1-1.5 साल में हमने कई कदम देखे हैं। हाँ, 2024-25 में सेबी काफी एक्टिव हुआ। जुलाई 2024 में एक बड़ा कंसल्टेशन पेपर आया। उसमें इंडेक्स डेरिवेटिव्स को काबू में लाने के लिए 7 बड़े उपाय सुझाए गए थे। उनका मकसद था बड़े दांव लगाना मुश्किल करना, ज्यादा मार्जिन लेना और हर एक्सचेंज पर वीकली एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स को सीमित करना। जैसे स्ट्राइक प्राइस को रैशनलाइज करना, ऑप्शन खरीदने पर 100% प्रीमियम एडवांस में लेना, कैलेंडर स्प्लिट का बेनिफिट हटाना। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट साइज भी बढ़ाया था। बिल्कुल। दिन के दौरान भी पोजीशन लिमिट पर नजर रखना, कॉन्ट्रैक्ट का न्यूनतम साइज बढ़ाना, पहले 5 से 10 लाख से 15 से 20 लाख और फिर शायद 20 से 30 लाख तक। और ये भी कि हर एक्सचेंज को सिर्फ एक इंडेक्स पर वीकली एक्सपायरी की इजाजत देना और एक्सपायरी के ठीक पहले मार्जिन बढ़ा देना। ये सब उपाय थे उसमें। और फिर नवंबर 2024 में वो नियम लागू भी हो गया। एक एक्सचेंज, एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वो लागू हो गया? जी। नतीजा, एनएसई पर सिर्फ निफ्टी 50 और बीएसई पर सिर्फ सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी बची। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी जैसे पॉपुलर इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी बंद कर दी गई। उन्हें मंथली एक्सपायरी पर शिफ्ट कर दिया गया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। क्या इस पूरी कवायद में सरकार भी सेबी के साथ है या ये सिर्फ सेबी की अपनी चिंता है? नहीं, ये सिर्फ सेबी की चिंता नहीं है। हमारे सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय इस मुद्दे पर सेबी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। सरकार सेबी के इस आक्रामक रुख का समर्थन करती है कि भाई सट्टेबाजी पर लगाम लगनी चाहिए। सरकार की क्या चिंताएं हैं इसमें? देखिए, सरकार की 3 मुख्य चिंताएं हैं। पहली, मैक्रो इकोनॉमिक चिंता। एक अनुमान है कि हर साल करीब 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए की घरेलू बचत डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के नुकसान में जा रही है। 50 से 60,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। जी, बहुत बड़ा। दूसरी, पूंजी का सही इस्तेमाल। सरकार चाहती है कि ये बचत आईपीओज और म्यूचुअल फंड्स जैसे प्रोडक्टिव निवेशों में लगें, जिससे अर्थव्यवस्था को बल मिले। और तीसरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब वित्तीय स्थिरता। बहुत ज्यादा लीवरेज और सट्टेबाजी कभी भी सिस्टम में बड़ा संकट पैदा कर सकती है। और सेबी चेयरमैन के बयानों में भी पिछले कुछ महीनों में काफी बदलाव दिखाए है ना? पहले वो इतने सख्त नहीं लग रहे थे इस मुद्दे पर। बिल्कुल, ये बदलाव गौर करने लायक है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडे के बयान देखिए आप। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा, अभी वीकली एक्सपायरी पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा कि नियामक वीकली बनाम मंथली एक्सपायरी के नुकसान का विस्तार से विश्लेषण कर सकता है। फिर अगस्त 2025 में उन्होंने इसे एक सोच बताया जिसके लिए इंडस्ट्री से सलाह मशवरा जरूरी है। और फिर सितंबर 2025 की बोर्ड मीटिंग में लंबी अवधि के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर साफ साफ चर्चा हुई। ये जो बदलते सुर हैं, ये इशारा करते हैं कि अंदर खाने दबाव बढ़ रहा है और अब निर्णायक कार्रवाई की तरफ बढ़ा जा रहा है। इस मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भी सेबी के साथ खड़ा दिख रहा है। हालांकि आरबीआई का फोकस अपने दायरे जैसे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, क्रेडिट डेरिवेटिव्स और बैंकों के कैपिटल नियमों पर है, पर वो भी मानता है कि अत्यधिक सट्टेबाजी पूरी वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा है और रेगुलेटर्स को मिलकर काम करना चाहिए। अगर ये वीकली एक्सपायरी सच में बंद हो जाती है तो इसका असर कितना बड़ा होगा? बाजार के अलग अलग कोनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? असर बहुत बड़ा और आप कह सकती हैं मल्टी डायमेंशनल होगा। सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंजों की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा।
जेफरीज की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि अगर हर 15 दिन में एक्सपायरी होती है, मतलब फोर्टनाइटली, तो बीएससी की ऑप्शन से होने वाली कमाई 38% और कुल कमाई 22% तक गिर सकती है। और अगर सीधी मंथली एक्सपायरी हो जाती है तो बीएससी की ऑप्शंस कमाई 80% और कुल कमाई 46% तक घट सकती है। बाप रे, 80% तक, ये तो बहुत ज्यादा है। और ब्रोकरेज इंडस्ट्री और बेचारे ट्रेडर्स का क्या होगा? उनकी तो जैसे दुनिया ही पलट जाएगी। बिल्कुल। ज़ीरोधा के सीईओ नितिन कामत का अनुमान है कि इन कदमों से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ ट्रेडिंग का करीब 60% हिस्सा प्रभावित हो सकता है। असर कई लेवल्स पर होगा। ब्रोकरेज कंपनियों की कमाई घटे ही, क्योंकि लोग कम ट्रेड करेंगे। उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और सिस्टम को बड़े पैमाने पर बदलना होगा। जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं, उन्हें रोक पाना मुश्किल होगा। वो शायद दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरे देशों के बाजारों की तरफ रुख करें। और हाँ, प्रॉप ट्रेडिंग फर्म्स यानी वो कंपनियां जो अपने खुद के पैसे से बाजार में ट्रेड करती हैं और सब ब्रोकर नेटवर्क में काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरियों पर भी खतरा मंडराएगा। ट्रेडर्स क्या कह रहे हैं? जाहिर है उनके लिए तो ये बहुत बड़ी खबर है। उनमें तो काफी रोष होगा। ट्रेडर्स में गुस्सा और चिंता दोनों है, बिल्कुल। उनकी बातें सुनकर अंदाजा लगता है। एक ऑप्शन सेलर ने कहा, थीटा ही हमारी रोजी रोटी है। थीटा डीके, हाँ जी, थीटा यानी टाइम डिके। ऑप्शन की कीमत समय के साथ अपने आप कम होती जाती है, खासकर एक्सपायरी के नजदीक। वीकली एक्सपायरी में ये तेजी से होता है, जिससे बेचने वालों को फायदा मिलता है। उनका कहना है कि मंथली एक्सपायरी में ये फायदा सिर्फ महीने के आखिरी हफ्ते में सिमट जाएगा, जिससे उनकी पूरी स्ट्रैटेजी गड़बड़ा जाती है। ये टिकाऊ नहीं है। एक अनुभवी ट्रेडर ने अपनी पीड़ा बताई। 8-10 साल रातें काली करके, हजारों घंटे बैक टेस्टिंग और एक्सपेरिमेंट करके हम प्रॉफिटेबल बने। अब एक नियम बदलकर हमारी सारी मेहनत और एज खत्म कर देगा। बात तो सही है। एक प्रॉप ट्रेडर ने दिल्ली एनसीआर का उदाहरण दिया। बोले, सिर्फ दिल्ली एनसीआर में हजारों लोग हैं जिनकी दाल रोटी वीकली एक्सपायरी से चलती है। अगर ये बंद हुई तो वो क्या करेंगे? अनुमान है कि अकेले दिल्ली में ही हजारों ट्रेडर्स की कमाई बंद हो सकती है। उन्हें अपनी पूंजी लगाने का पूरा तरीका ही बदलना होगा। ये बातें सुनकर वाकई लगता है कि ये सिर्फ नियमों का बदलाव नहीं, लोगों की जिंदगी और सालों की मेहनत पर सीधा असर डालने वाला फैसला हो सकता है। लेकिन सेबी के पास भी इसे बंद करने के लिए जरूर कोई ठोस वजह होगी। वो क्या है? हाँ, सेबी के तर्क भी अपनी जगह वजनदार हैं और वो 3 मुख्य स्तंभों पर टिके हैं, जैसा मैंने पहले इशारा किया था। पहला और शायद सबसे बड़ा, रिटेल निवेशक का संरक्षण। आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। सेबी के अपने सर्वे बताते हैं कि 90% से ज्यादा, करीब 93% रिटेल ट्रेडर्स इक्विटी डेरिवेटिव्स में पैसा गंवाते हैं। 10 में से 9 लोग? जी, सोचिए 10 में से 9 लोग नुकसान में हैं। वित्त वर्ष 24 में ही 92.5 लाख रिटेल ट्रेडर्स ने मिलकर करीब 51,689 करोड़ का नुकसान उठाया। सेबी का मानना है कि वीकली एक्सपायरी, जिसमें जल्दी जल्दी एक्सपायरी आती है, लोगों में जल्दी अमीर बनने का लालच पैदा करती है, जो सट्टेबाजी या जुए जैसा है, न कि सोच समझकर किया गया ट्रेड। दूसरा, बाजार की स्थिरता। एक्सपायरी वाले दिनों में बाजार में भयानक उथल-पुथल, मतलब वॉलेटिलिटी देखी जाती है। कभी-कभी डेरिवेटिव्स का टर्नओवर कैश मार्केट के टर्नओवर का 350 गुना तक पहुंच जाता है। 350 गुना? हाँ, इतनी ज्यादा ट्रेडिंग जब एक छोटे टाइम फ्रेम जैसे वीकली एक्सपायरी के आसपास सिमट जाती है, तो बाजार को मैनिपुलेट करने यानी उसमें हेरफेर करने का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही इसमें जो भारी लीवरेज इस्तेमाल होता है, उससे पूरे सिस्टम के लिए जोखिम, मतलब सिस्टमिक रिस्क पैदा होता है। तीसरा, पूंजी का सही आवंटन। जैसा हमने पहले बात की, सेबी और सरकार चिंतित हैं कि घरों की बचत गलत जगह जा रही है। ये पैसा अगर आईपीओज में, म्यूचुअल फंड्स में या बिजनेस शुरू करने में लगता तो अर्थव्यवस्था को ज्यादा फायदा होता। सट्टेबाजी में जाने से देश के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान पहुंच सकता है। ये तो हुई सेबी की बात, लेकिन इंडस्ट्री भी चुप नहीं बैठी होगी। उनके क्या तर्क हैं इसके विरोध में? वो क्या कह रहे हैं? हाँ, इंडस्ट्री और ट्रेडर्स के भी अपने मजबूत पक्ष हैं, उनके अपने पॉइंट्स हैं। पहला तो लिक्विडिटी की चिंता। उनका कहना है कि वीकली ऑप्शंस बाजार को बहुत जरूरी लिक्विडिटी देते हैं, मतलब खरीदार और बेचने वाले आसानी से मिल जाते हैं। अगर ट्रेडिंग कम होगी तो बिड आस्क स्प्रेड यानी खरीद और बिक्री की कीमत का अंतर बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेड करना महंगा हो जाएगा। ये तो है। दूसरा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में रुकावट। जैसा हमने थीटा डीके वाली बात की, कई ट्रेडर्स ने सालों लगाकर अपनी रणनीतियां बनाई हैं। वीकली एक्सपायरी बंद होने से उनकी ये रणनीतियां बेकार हो जाएंगी। छोटी अवधि में अपने पोर्टफोलियो को हेज करना यानी उसका जोखिम कम करना भी मुश्किल हो जाएगा। तीसरा, कंपटीशन और इनोवेशन पर असर।
इंडस्ट्री को डर है कि अगर भारत में नियम इतने सख्त हो गए तो ट्रेडर्स अपना पैसा लेकर ऑफशोर बाजारों जैसे सिंगापुर या दुबई या फिर अनरेगुलेटेड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में चले जाएंगे। अच्छा, ये भी एक डर है जी। इससे ना सिर्फ भारत सरकार को टैक्स का नुकसान होगा, बल्कि भारत जो डेरिवेटिव्स इनोवेशन में लीडर बना था, वो अपनी पोजीशन खो देगा। उनका मानना है कि जरूरत से ज्यादा सख्ती बाजार के विकास को रोक सकती है। लेकिन क्या ये डर कुछ ज्यादा नहीं है कि ट्रेडिंग बाहर चली जाएगी? क्या दूसरे बड़े देशों में भी वीकली ऑप्शंस पर बैन लगाए, या ये सिर्फ भारत में ही सोचा जा रहा है? ये बहुत अहम सवाल है। बिल्कुल, हमारे शोध के मुताबिक नहीं। अमेरिका, जहां वीकली ऑप्शंस 2010 में आए, यूरोप के कई बाजार, सिंगापुर जैसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में वीकली ऑप्शंस आराम से ट्रेड होते हैं। हाँ, वहां रेगुलेटरी निगरानी सख्त है, नियम कड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह बंद करने की कोई योजना नहीं दिखती। यूरोप में मंथली एक्सपायरी ज्यादा पॉपुलर हैं, पर वीकली भी मौजूद हैं। सिंगापुर एक्सचेंज SGX तो भारतीय इंडेक्स पर आधारित वीकली ऑप्शंस भी ऑफर करता है। ओह अच्छा। तो ये चिंता जायज़ है कि अगर भारत बैन लगाता है तो क्या ट्रेडिंग बस अपना ठिकाना बदल लेगी? और अगर ऐसा हुआ तो रेगुलेटर का मकसद यानी निवेशक सुरक्षा शायद पूरा ना हो। उल्टे ट्रेडिंग ऐसी जगह चली जाए जहां निगरानी और कम हो। यहां रेगुलेटरी फिलॉसफी का भी फर्क दिखता है। कैसा फर्क? अमेरिका या यूरोप का मॉडल ज्यादातर डिस्क्लोजर, मतलब सही जानकारी देना, निवेशक शिक्षा और उपयुक्तता, सूटेबिलिटी पर जोर देता है। मतलब निवेशक को सब बताओ, उसे सिखाओ और देखो कि प्रोडक्ट उसके लिए ठीक है या नहीं। जबकि भारत का रवैया ज्यादा पालक जैसा, मतलब पैटर्नलिस्टिक लग रहा है कि रिटेल निवेशक नासमझ है, उसे बचाने के लिए प्रोडक्ट पर ही पाबंदी लगा दो। ये एक सोचने का नजरिया है। तो इन सब तर्कों वितर्कों को देखते हुए आगे क्या हो सकता है? क्या लगता है, ऊंट किस करवट बैठेगा? सबसे ज्यादा संभावना किस बात की नजर आती है? देखिए, जिस तरह से सेबी और सरकार का रुख दिख रहा है और जो कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, उससे कुछ संभावित रास्ते नजर आते हैं। हमने इनकी संभावनाओं का भी एक अंदाजा लगाया है। पहला और सबसे संभावित परिदृश्य, जिसकी लगभग 60% संभावना है, वीकली एक्सपायरी पर पूरी तरह से रोक। पूरी रोक? जी हाँ, यानी सभी वीकली एक्सपायरी खत्म, सिर्फ मंथली सिस्टम बचेगा। ये सेबी के कड़े रुख और वित्त मंत्रालय के समर्थन को देखते हुए सबसे मुमकिन लगता है। अगर ऐसा होता है तो ये Q1, Q2 2026 तक हो सकता है। इसका रास्ता शायद ऐसा हो, अक्टूबर-नवंबर 2025 में कंसल्टेशन पेपर आए, 45-60 दिन फीडबैक के लिए मिले, Q1 2026 में फाइनल नियम बने और फिर इसे लागू करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया जाए। दूसरा परिदृश्य, जिसकी 25% संभावना है, वीकली की जगह फोर्टनाइटली एक्सपायरी, यानी हर 15 दिन में। अच्छा, बीच का रास्ता। हाँ, कह सकते हैं। ये रेगुलेटर की चिंता और बाजार की जरूरत के बीच एक समझौते का रास्ता हो सकता है। ये भी Q2 2026 तक आ सकता है। तीसरा परिदृश्य, जिसकी सिर्फ 10% संभावना है, वीकली एक्सपायरी जारी रहे लेकिन बहुत कड़े नियमों और शर्तों के साथ, जैसे सिर्फ क्वालिफाइड या बड़े निवेशक ही ट्रेड कर पाए या मार्जिन बहुत ज्यादा हो। ये तब हो सकता है अगर इंडस्ट्री की लॉबिंग बहुत कामयाब रहे और वो सेबी को मना ले। ये Q1 2026 तक हो सकता है। चौथा और सबसे कम संभावित परिदृश्य, सिर्फ 5% संभावना, यथास्थिति बनी रहे, यानी अभी जो सिस्टम है, एक इंडेक्स प्रति एक्सचेंज वीकली, वही थोड़े बहुत बदलावों के साथ चलता रहे। ये तभी होगा अगर रेगुलेटर की प्राथमिकताएं अचानक बदल जाएं या कोई और बड़ा मुद्दा सामने आ जाए। नहीं, ये सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं। इसके असर कई चरणों में और अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों पर भी दिखेंगे। तत्काल, मतलब अगले 6-12 महीने में। जैसा हमने कहा, एक्सचेंजों की कमाई 15 से 25% और ब्रोकरेज इंडस्ट्री की F&O कमाई 20 से 35% तक गिर सकती है। प्रॉप फॉर्म्स और सब ब्रोकर्स में 5,000 से 10,000 नौकरियां जाने का खतरा है। बाजार की लिक्विडिटी कम होगी, जिससे शुरुआत में थोड़ी अफरा तफरी मच सकती है, क्योंकि ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे। और मीडियम टर्म में 1-2 साल बाद? मध्यम अवधि में, मतलब 1 से 3 साल में, धीरे धीरे बाजार शायद ज्यादा मैच्योर होगा। ट्रेडर्स और निवेशक लंबी अवधि की स्ट्रैटेजी पर फोकस कर सकते हैं। जो पैसा डेरिवेटिव से निकलेगा वो इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और IPOs में जा सकता है, जिससे इन सेगमेंट्स को बूस्ट मिलेगा। हो सकता है बाजार की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए नए तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आएं और छोटे ब्रोकरेज हाउस शायद बड़े हाउसेस में मिल जाएं, मतलब कंसोलिडेशन हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में 3-5 साल में? दीर्घकालिक में 3 से 5 साल में उम्मीद यह है कि डेरिवेटिव्स मार्केट ज्यादा स्थिर और कम सट्टेबाजी वाला बनेगा। अगर रिटेल निवेश का जोखिम कम होता है
तो उनके निवेश के नतीजे बेहतर हो सकते हैं। पूंजी अगर सही जगह, ये मतलब उत्पादक कामों में लगेगी, तो देश की आर्थिक ग्रोथ को सहारा मिलेगा। लेकिन हाँ, एक खतरा ये भी है कि हम डेरिवेटिव्स इनोवेशन में जो दुनिया में आगे थे, वो पोजीशन खो सकते हैं। तो सार ये है कि सेबी वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी को लेकर बहुत गंभीर है और बदलाव लगभग तय लग रहा है। जैसा आपने शुरू में कहा, ये 2000 में डेरिवेटिव्स शुरू होने के बाद से शायद सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव होने जा रहा है भारतीय बाजार में। बिल्कुल। असली चुनौती होगी निवेशक की सुरक्षा और बाजार की कार्यकुशलता, मतलब लिक्विडिटी, हेजिंग की सुविधा, इन सब के बीच सही संतुलन बनाने की। और इस बदलाव के जो आर्थिक और सामाजिक असर होंगे, जैसे नौकरियों का जाना, उन्हें संभालना भी आसान नहीं होगा। ये बदलाव कितना सफल होगा, ये इस पर निर्भर करेगा कि इसे कितनी आसानी से लागू किया जाता है। क्या ट्रेडर्स के लिए कोई वैकल्पिक प्रोडक्ट्स आते हैं, और क्या सिर्फ पाबंदी लगाने के बजाय निवेशक को शिक्षित करने पर भी जोर दिया जाता है? बाजार में जो लोग सक्रिय हैं उनके लिए संदेश साफ है। उस दुनिया के लिए तैयार हो जाइए जहां शायद वीकली एक्सपायरी ना हो, और जब कंसल्टेशन पेपर आए तो अपनी बात जरूर रखें। इस बदलाव को दिशा देने में मदद करें। ऐसा लगता है कि 2004 में जो कहानी एक ग्लोबल इनोवेशन की तरह शुरू हुई थी, वो शायद अब भारत में अपने अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि रेगुलेटर अब स्थिरता को सट्टेबाजी के रोमांच पर तरजीह दे रहा है। हाँ, अब सवाल ये नहीं बचा कि सेबी एक्शन लेगा या नहीं। सवाल ये है कि एक्शन कितना बड़ा होगा और कब होगा। अगले 6 से 12 महीने बहुत अहम होंगे। यही तय करेंगे कि भारत का डेरिवेटिव्स बाजार इनोवेशन के रास्ते पर आगे बढ़ेगा या उसे अपनी नींव ही बदलनी पड़ेगी। और जाते जाते हमारे उन श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात, जो चार्ट्स पढ़ते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, मतलब चार्ट मास्टर बीएन के हमारे व्यूअर्स, जरा सोचिए, अगर वीकली एक्सपायरी खत्म होती है या बदलती है, तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, आपके इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स पर इसका क्या असर होगा? क्या बाजार का व्यवहार बदलेगा? क्या पुराने तरीके काम करना बंद कर देंगे और नए पैटर्न उभरेंगे जिन्हें पकड़ने के लिए आपको अपना तरीका बदलना पड़ेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।